अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इट्स योर इंस्ट्रक्टर जुरेज हियर एंड वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ C++ सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पिछले ही लेक्चर को यानी कि वेरिएबल्स को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ हम एक न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे Cin का। ठीक है, तो चलिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास वेरिएबल एक प्लेस होल्डर होता है, किस लिए, किसी भी डाटा को होल्ड करने के लिए। तो चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी स्क्रीन पर एक प्लेस होल्डर की एग्जांपल आ रही है, यानी कि हम बुक शेल्फ को कंसिडर कर सकते हैं कि वो हमारे पास प्लेस होल्डर है। तो अगर मैं हमारे पास इस बुक शेल्फ के एक स्पेसिफिक ब्लॉक को कंसिडर कर लूँ कि ये हमारे पास स्पेसिफिक एक प्लेस होल्डर है एंड देन हर एक ब्लॉक को, सिंगल ब्लॉक को मैं कंसिडर कर लूँ कि वो एक स्पेसिफिक प्लेस होल्डर है। तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि ये प्लेस होल्डर किस लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये हमारे पास प्लेस होल्डर है बुक्स को होल्ड करने के लिए। हर जो कैटेगरी है हमारे पास वो स्पेसिफिकली सिंगल ब्लॉक में जाएगी। अगर मैं आपको कहता हूँ कि इस बॉक्स को फिल करते हैं हम बुक्स के साथ, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है, वो हमारे पास हिस्ट्री की बुक से है, सेकंड जो है प्रोग्रामिंग की, थर्ड जो है बायोलॉजी की, फोर्थ जो है बॉटनी की बुक से फिल्ड है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि हर स्पेसिफिक प्लेस होल्डर वो अपनी कैटेगरी के लिहाज से बुक्स को होल्ड करता है। फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड प्रोग्रामिंग, थर्ड बायोलॉजी एंड फोर्थ बॉटनी। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक जग है, ठीक है, अब मैं एक खाली जग है और दूसरी जगह हमारे पास एक फिल्ड जग है। तो हमारे पास अगर खाली जग को लें और मैं कहता हूँ कि खाली जग हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है एक प्लेस होल्डर। किसके लिए प्लेस होल्डर है? वो किसी भी लिक्विड को होल्ड करने के लिए है। हम उसके अंदर कुछ भी होल्ड करवा सकते हैं, वो हमारी अपनी अकॉर्डिंग है। लेकिन हमारे पास जग जो है वो स्पेसिफिकली हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म को होल्ड करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको स्क्रीन पर जाकर देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम किस तरह से इसको होल्ड करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं और अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को किस तरह से बनाते थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम वेरिएबल्स को बनाने के लिए सबसे पहले उस टाइप को डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह के हमें वेरिएबल के साथ काम करना होता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ आपको एक ही डाटा टाइप बताई थी और वो थी इंटीजर, यानी कि INT। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल का नाम, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ वो हमारे पास 5 टाइम है एंड देन मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 50। तो हमारे पास एक वेरिएबल तो बन गया जिसकी वैल्यू असाइन की गई है हमारे पास 50। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये 50 जो है वो टाइम के इक्वल असाइन है और अगर मैं टाइम को प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं सी आउट को लिखा और प्रिंट करवा दिया टाइम, तो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्क्रीन पर 50 प्रिंट हो गया जो कि टाइम की वैल्यू थी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को बनाते हैं किस तरह से। एक हमने देख लिया कि वेरिएबल को इस तरह से बनाते हैं कि सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, देन उसका वेरिएबल का नाम एंड देन उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है, यानी कि वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं और साथ ही साथ उसको वैल्यू भी कोई असाइन कर दें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऑफ दैट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए। एक हमारे पास होता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करना और दूसरा होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना। तो चलिए सपोज करते हैं हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल INT, ठीक है, और मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ, नेम असाइन कर देता हूँ जुरेज। ठीक है, एंड देन मैं चाहता हूँ कि उसको वैल्यू मैं अभी ना दूँ, लेकिन मैं इसको बाद में प्रोग्राम में अपने वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। जैसे सपोज़ कर लें कि मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ टाइम की, तो मैं कहता हूँ कि जुरेज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास जो टाइम हमने पहले से वेरिएबल बनाया था जो कि जिसकी वैल्यू 50 थी, उसकी वैल्यू भी टाइम की वैल्यू के इक्वल होगी, यानी कि टाइम की वैल्यू 50 थी तो जुरेज की वैल्यू भी टाइम के इक्वल कर दी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जुरेज की वैल्यू टाइम की वैल्यू होगी। अब मैं जब इस जुरेज को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि सेम 50 रिज़ल्ट आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दो हमारे पास 50-50 है, वो दोनों सिंगल लाइन पे आए हैं इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर एंड लाइन का सिंबल नहीं लगाया। तो आप देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास 50 आया टाइम का और देन सेकंड 50 आया हमारे पास जुरेज का। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो चीज़ों की बात की, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन की और एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। वह हमने देखा कि वेरिएबल इनिशियलाइज तब करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम वेरिएबल बनाते वक्त उसको कोई वैल्यू भी असाइन कर दें, और वेरिएबल की डिक्लेरेशन को तब हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जब हम कोई वेरिएबल तो बनाएं लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन ना करें।
इसको हम बाद में मज़ीद देखेंगे एक बार फिर से, जब हम इसकी मेमोरी के लिहाज से बात करेंगे कि वेरिएबल्स को मेमोरी में किस तरह से लिखा जाता है, मेमोरी में किस तरह से वो प्रोसेस होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह करते हैं और वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब हमने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की तो बात कर ली। तो अब देखें कि आप हमारे पास लाइन नंबर 6 से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ज़ेरोस, और एक दूसरे लाइन नंबर पर वेरिएबल बनाया मैंने इंटीजर टाइम इक्वल टू 15। तो हमारे लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम हर वेरिएबल को अलग एक सेपरेट लाइन पे बनाएं? नहीं दोस्तों, हमारे पास कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग C++ की प्रोग्रामिंग में कि हम हर वेरिएबल को सेपरेट लाइन पे बनाएं। हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इस वेरिएबल को पिक करते हैं, ठीक है, एंड देन मैं उसको C++ के साथ असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी क्या होगा कि हमने जब भी कुछ दो वेरिएबल बनाने हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि सेपरेट कर देते हैं कोमा से। आप देखें यहाँ कि हमारे पास मैंने एक इंटीजर लिखा जो कि एक डाटा टाइप है, उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास ज़रेस जो है वो हमारे पास एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन है क्योंकि मैंने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। एंड देन मैंने उसके बाद एक कोमा से सेपरेट किया, एंड देन मैंने उसको एक टाइम नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी 50। तो इसका मतलब यह है कि हमने इस टाइम के वेरिएबल के साथ इनिशियलाइजेशन की एंड देन इस रेस वेरिएबल के साथ डिक्लेरेशन की। तो हमारे पास इस तरह से भी हम सिंगल लाइन में भी ये काम कर सकते हैं जो कि हमने मल्टी लाइन्स पे किया। ठीक है, तो अब हम अगर प्रिंट करते हैं तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है जो कि हमारे पास एक सी इन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सी इन स्टेटमेंट क्या करती है? जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि सी आउट स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाती है स्क्रीन पर। ठीक है, उसी तरह हमारे पास क्या है, सी इन स्टेटमेंट है। ये वो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यूज़र से कुछ हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके ऊपर हम बाद में कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ करें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। हमारे पास एक वेरिएबल है वाई, उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 6। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक तीसरा वेरिएबल भी हो सम नेम का, एंड देन मैं उसको असाइन कर दूँ x प्लस वाई। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई की जो एक्चुअल वैल्यूज़ है, यानी कि 5 प्लस 6 के एडिशन की। ठीक है, और वो किस में जाकर स्टोर हो जाएंगी? वो हमारे पास सम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब सपोज़ करें कि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये वैल्यूज़ मैं खुद से एज्यूम करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यूज़ जो है वो यूज़र हमारे, यानी कि जो प्रोग्राम हमारा यूज़ कर रहा होगा वो हमें खुद से वैल्यू दे और हम उसका सम कैलकुलेट करके उसको स्क्रीन पर शो करवा दें। तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो सपोज़ करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल है इंटीजर x का और दूसरा वेरिएबल है इंटीजर y का। जैसे मैंने आपको अभी बात की थी कि हमारे पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है। वेरिएबल की डिक्लेरेशन हम तब करते हैं जब हमने उसको वैल्यूज़ बाद में किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में असाइन करनी हो। ठीक है, तो मैं अब इसको डिक्लेयर क्यों किया? डिक्लेयर इसलिए किया कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र, यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है वो जब प्रोग्राम को यूज़ करे तब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यूज एंटर करे, दैन उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन हो, फिर उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंगली कोई रिजल्ट प्रिंट हो। तो मैं कहता हूँ कि यूज़र को मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ एंटर 2 वैल्यूज़। ठीक है, अब 2 वैल्यूज़ करने का क्या मकसद है? ठीक है, अब मैंने इसको टर्मिनेट किया। अब सपोज़ करें जैसे हमने 2 वेरिएबल्स को एक सिंगल लाइन पे प्रिंट डिक्लेयर किया था, उसी तरह हम सी इन स्टेटमेंट के थ्रू 2 सिंगल लाइन पर वेरिएबल्स की इनपुट भी कर सकते हैं। हम सिंगल लाइन पे करते हैं पहले सी इन, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 लेस दैन के सिंबल लगाए सी आउट के साथ, ठीक है, और मैंने फिर सी इन के साथ 2 ग्रेटर दैन के सिंबल लगाए। अब ये 2 ग्रेटर दैन के सिंबल क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास सी आउट क्या है, एक स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है, आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट करवाता है विद कंजंक्शन ऑफ 2 लेस दैन ऑपरेटर, यानी कि स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सी इन जो है ये हमारे पास एक ऐसा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन पर कुछ इनपुट करवाने के लिए यूज़र से इस्तेमाल किया जाता है। ये कंजक्शन में इस्तेमाल होता है 2 ग्रेटर दैन सिंबल, यानी कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कंजक्शन में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं, कम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तब भी हम इनके अकॉर्डिंगली इनपुट करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। चलिए अब इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एक और वेरिएबल है, और एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ही डिक्लेयर करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है सम नाम का, उसको मैं वैल्यू असाइन करवा देता हूँ इक्वल्स टू x प्लस
वाई, ठीक है। उसको मैंने टर्मिनेट किया, देन मैं सी आउट की स्टेटमेंट से उसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, एंड देन मैं उसको प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स के हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाई सी आउट एंटर टू वैल्यूज़, तो हमारे पास ये जो एक मैसेज था जो हमें प्रोग्राम की तरफ से आया, अब वो कह रहा है कि हमारे पास एंटर टू वैल्यूज़। तो मैं पहले एक वैल्यू लगा एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ 2 एंटर कर दिया मैंने, फिर एंटर प्रेस करता हूँ, देन मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ 3। तो अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू जो हमने एंटर की थी वो हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल में चलेगी, जो सेकंड वैल्यू मैंने एंटर की थी वो हमारे पास सेकंड वेरिएबल में चलेगी, ठीक है। अब जब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई 2 और 3, तो हमारे पास हमें पता है कि वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं। जो भी वैल्यूज़ उनको असाइन की जाती हैं, जब भी उसको कॉल किया जाता है तो वो एक्चुअल उनकी वैल्यूज़ को कंसीडर यानी कि रेफरेंस किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने एक्स की वैल्यू 2 रेफर कर दिया और वाई की वैल्यू 3 रेफर कर दी, तो हमारे पास जब भी एक्स और वाई को कॉल करेंगे तो हमारे पास 2 और 3 यानी कि एक्स की वैल्यू 2 होगी और 3 होगी वाई की वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा 2 + 3 विच इज इक्वल टू 5 और वो हमारे पास सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लाइन नंबर 11 में सी आउट की स्टेटमेंट को यानी कि सी आउट की स्टेटमेंट को कॉल करते हुए सम के वेरिएबल को प्रिंट करवाया, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास 5 प्रिंट हो गया। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा मोर ब्यूटीफुल करते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सम ऑफ 2 वैल्यूज़ इज़, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया और अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो हमारे पास कोड जो है थोड़ा सा मोर ब्यूटीफुल होगा। जैसे मैं 2 करता हूँ एंटर पे 3 करता हूँ, तो देखें कि हमारे पास सम ऑफ 2 वैल्यूज़ आ गया। कि हमारे पास अगर सपोज़ करें कि हम यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखते, यानी कि ये मैं पूरी लाइन इरेज कर देता हूँ और यहाँ से मैं फिर से ये लाइन को इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास मैसेजेस की एक्चुअल इम्पोर्टेंस समझ आएगी। अब हमारे पास प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा प्रोग्राम हमसे क्या डिमांड कर रहा है। जब तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आएगा, हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं आएगी कि हमारा प्रोग्राम हमसे क्या डिमांड कर रहा है, तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमने आगे कौन सा स्टेप बढ़ाना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, सपोज करें कि मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ तो हमारा प्रोग्राम कुछ भी रैंडम वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देगा। क्यों, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा कि अगर हम रैंडमली वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उससे क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप देखें कि जब तक हमारे पास हम इंसान हैं, हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगी, हमें कोई इशारा नहीं किया जाएगा, तब तक हम कुछ काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। जैसे अब देखें कि अब इसको मैं रन करता हूँ तो प्रोग्राम हमसे डिमांड कर रहा है एंटर 2 वैल्यूज़। हमें पता लग रहा है कि 2 वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो हम 5 एंटर करते हैं, फिर से मैं 5 एंटर करता हूँ। तो जब हमने 2 वैल्यूज़ एंटर की तो वो हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स में गई हैं, दैन उसके मुताबिक हमें कोई प्रोसेसिंग हुई और दैन उसके मुताबिक आउटपुट मिली। जैसे इस केस में हमारे पास 10 उसका एडिशन मिला, ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स एक आखिरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से, जैसे हमने यहाँ से दोनों स्टेटमेंट्स यानी दोनों लाइंस को हटा के देखा था, दोनों मैसेजेस को हटा के देखा था, इसी तरह अगर मैं यहाँ से सिंगल मैसेज को हटा देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ, तब मैं फिर इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं, यानी कि एक मैसेज को इरेज कर देते हैं और मैं यहाँ पे इसकी आउट इनपुट करता हूँ, और तो फिर क्या होता है कि हमारे पास 2 इनपुट तो चलेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि एक रैंडम वैल्यू हमारे पास स्क्रीन पे अपीयर हो जाती है। वो हमारे पास क्या वैल्यू है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो वैल्यू दी उन पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं और हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न आई है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पर मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमें पता लगता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या इनपुट हो रही है, उसके मुताबिक हमें क्या आउटपुट जनरेट हो रही है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, हमने 2 वैल्यूज़ इनपुट करवाई एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हमें एक सम रिटर्न हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।